सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। सो यहाँ पर मैं लेके आया हूँ छोटा सा व्लॉग अपना। व्लॉग कह लो या कुछ भी कह लो, छोटी सी जानकारी आपके लिए कि कैसे हमने एक छोटा सा ट्रिप किया फ्रॉम द्वारका टू सोमनाथ टू दीव। गुजरात के एरिया का छोटा सा ट्रिप आप सबके सामने कुछ ऐसे हमने एंजॉय किया। आप देख सकते हैं गुजरात का एक जूनागढ़ का एरिया है। ये सारे एरिया को हम जूनागढ़ का एरिया बोलते हैं। जूनागढ़ का पेनिनसुला बेसिकली, क्योंकि ये 3 एरिया से पानी से कवर्ड है और एक तरफ से मेनलैंड इंडिया के साथ कनेक्टेड है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1947 में ये एरिया का जो राजा था वो चाहता था कि हम पाकिस्तान में चले जाएं ये एरिया को लेकर के, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वजह से यहाँ पर रेफरेंडम करवाया गया। मतलब यहाँ के लोगों से वोटिंग करवाई गई और एक बहुत ही बड़ी मेजोरिटी से इन लोगों ने वोट किया कि नहीं, हमको इंडिया के साथ ही रहना है। सो हमारी फ्लाइट उतरी यहाँ पर अहमदाबाद में। अहमदाबाद से हम 7-8 घंटे की जर्नी कंप्लीट करके पहुंचे हमारी प्यारे द्वारका, जो कि इंडिया के 4 बड़े धामों में से एक धाम है। 4 धाम कौन से? बद्रीनाथ नॉर्थ में, द्वारका वेस्ट में, जगन्नाथपुरी ईस्ट वाली साइड और रामेश्वरम हमारा है साउथ में। तो ये हमारा हमारा धाम, जो पहला धाम हमने कंप्लीट किया वो था द्वारका। द्वारका में बेसिकली एक द्वारका है और एक उसके साथ एक छोटा सा आइलैंड बेट द्वारका है, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द्वारका से ये गुजरात के एरिया में ये वाली जो सड़क है, इतनी प्यारी सड़क है। आप समुद्र के बिल्कुल साइड साइड पे ऐसे चलते रहते हो, बहुत सारी विंड मिल्स आपको मिलती हैं। आप पोरबंदर का एरिया भी क्रॉस करते हो जो गांधी जी के साथ लिंक्ड है, आप सब जानते हैं। और यहाँ पर आपको तकरीबन सोमनाथ मिल जाएगा और यहाँ पर एक आइलैंड आपको मिलेगा दीव, जो कि हमारे इंडिया की यूनियन टेरिटरी है। आपको आगे बताऊं, देख सकते हैं आप रोड थोड़ा सा अच्छे से, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका सोमनाथ और ये है आपका दीव। सबसे पहले कोई गुजरात जाए और गुजरात का खाना ना खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपके सामने ये पोहा, ढोकला एंड गुजरात का ट्रेडिशनल फूड, तो देख सकते हो इट वाज अमेजिंग। गाइस, पहले एंटर बाद में करें, पहले खाने पे टूट पड़े, यही रूल होता है भाई। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कैसे हम द्वारका में एंटर कर गए थे। और दिस वाज द वेलकमिंग रोड। इट वॉज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, साथ में समुंदर था, बहुत सारे भगवे कलर के झंडे लगे हुए थे। हमको बहुत मजा आया और यहाँ पर हमने ड्राइवर से गाड़ी भी पकड़ ली थी कि हमको चलाने दो भैया। उसके बाद दिस वाज द द्वारका का एंट्रेंस गेट। बहुत ही भव्य गेट बना रखा है, इट वॉज वेरी अमेजिंग। इसके आगे यहाँ पर पार्क करने की जगह भी है। उसके बाद आपको चल के जाना पड़ता है मेन टेम्पल तक पहुंचने के लिए, जो कि दिखता है कुछ ऐसा। बाहर से ही हम कुछ फोटोज ले सकते हैं क्योंकि अंदर मोबाइल लेकर जाना अलाउड नहीं है। यू हैव टू कीप योर मोबाइल फोन्स, योर इलेक्ट्रॉनिक्स, योर वॉलेट्स इनटू सम लॉकर रूम। और यहाँ पर बहुत रश होता है भाई, आफ्टर ऑल धाम जो है, रश तो मिलना ही है। और आप, मेरी सजेशन यही है, लाइन में लगे, अच्छे से श्रद्धा से भगवान का जाप करते हुए भगवान तक पहुंचे और उनके दर्शन करें और अपनी मनोकामनाएं मांगे। इट वॉज अ अमेजिंग प्लेस। मैं आपको बता दूं हल्का सा कि ये भगवान श्री कृष्ण जी का राजमहल था। ये भगवान कृष्ण जी का राजमहल था जहां पर बैठ करके वो अपना राज्य चलाते थे बेसिकली। ठीक है, उसके बाद जब शाम हो जाती है भाई, तो वो अपना हर बंदा घर जाएगा। तो यहाँ पर अपने पैलेस के से निकल करके वो अपने घर जाया करते थे, जो कि उनका घर है बेट द्वारका में। दिस इज द्वारका, यू कैन सी दिस इज द्वारका। और यहां से सारी जर्नी कंप्लीट करके दिस आइलैंड वाज कॉल्ड बेट द्वारका। दिस वाज देयर होम एंड दिस वाज देयर वर्किंग प्लेस। आई होप यू आर ऑल गेटिंग माई पॉइंट, राइट? वर्किंग प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सर, क्वेश्चन तो ये है कि लॉर्ड कृष्णा तो मथुरा में थे। बिल्कुल सही बात है, वो वहीं पर थे। लेकिन कंस के आगे वंशजों के साथ बार बार क्लेश होते रहते थे, जिसके कारण कृष्ण भगवान को लगा कि हमको कोई ऐसी टेरिटरी में जाना चाहिए जो तीनों तरफ से पानी से घिरी हुई हो, जहां पर हमला करना आसान ना हो। क्योंकि मेरी पर्सनल दुश्मनी की वजह से कंस के साथ या उसके वंशजों के साथ यहाँ की नॉर्मल बेगुनाह जनता का नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं चाहता। जो कृष्ण भगवान जी के द्वारा बनाई गई वो सिटी थी, जिसको विश्वकर्मा जी ने डिजाइन किया था, वो एक्चुअल सिटी तो द गाइस आज समुद्र के नीचे है। गॉड नोज वहां पे अब किस हालात में है किस हालात में नहीं है, या तो गॉड नोज या गवर्नमेंट नोज, है ना, हमको कुछ नहीं पता है। हमारे लिए ये प्लेस पर जो बनाया गया द्वारकाधीश का मंदिर है, वो भगवान लॉर्ड कृष्ण का एक राज्य महल है, जहां पर वो, मतलब महल इन सेंस की, जहां पर वो वर्क करते थे, अपना काम करते थे। और बेट द्वारका में, जिसको भेंट द्वारका भी बोलते हैं, क्योंकि ये भेंट में दी गई थी एक तरीके से,
सुदामा जी को, इसलिए ये उनका घर वाला लोकेशन है। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। आपको यहाँ पर टैक्सी की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तक आप टैक्सी पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर इसके बाद आपको फेरी पकड़नी पड़ेगी। लेकिन थैंक्स अ लॉट ऑफ बिग थैंक्स टू दिस सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज मेकिंग अ वेरी बिग रोड और अ ब्रिज हेयर टू कनेक्ट दिस बेट द्वारका विद द मेन लैंड इंडिया। उसके बाद जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, आप डायरेक्टली बाय कार वहां पे जा सकते हो। अभी वो कंप्लीट नहीं था जब हम गए थे, वो आधा अधूरा था। आपको मैं पिक्चर्स में दिखा सकता हूँ। आई होप, आई थिंक वो पिक्चर मैंने डालनी रह गई है। नो इश्यूज, नो इश्यूज, नो इश्यूज। हम आगे चलते हैं। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। चलो, तो वहां पे वो ब्रिज अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, वो आधा अधूरा था। तो आपको फेरी पकड़ के जाना पड़ता है। तो फेरी में बेसिकली आपके पास दो तरीके की फेरीज होती हैं। या तो आप पब्लिक के साथ 100-150 लोगों के साथ एक पब्लिक फेरी में जाएं, तो वहां पर आपको 30-40 रुपए देने होंगे, मिनिमल सा कॉस्ट है। और लेकिन आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि कलेक्ट करते करते बंदों को टाइम लग जाता है। या फिर आप एक पर्सनल कर सकते हो, 3-4 हजार, अगर आप बहुत अमीर हैं तो आप जैसा भी चाहे वैसा कर सकते हैं। द्वारका में, भेंट द्वारका में भगवान का महल देखने के बाद, जहां पर उन्होंने सुदामा जी को बैठा करके उनके पैर के कंकर निकाले, पैर के कांटे निकाले, वो सब कुछ आप देखने के बाद बहुत ही खूबसूरती से वापस आकर के यहाँ पर नागेश्वरम जा सकते हैं। नागेश्वर, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है गाइस, एंड इट इज अमेजिंग। मुझे यहाँ जाकर बहुत ज्यादा मजा आया। उसका स्पेशल रीजन ये था कि किसी भी ज्योतिर्लिंग में गाइस आप जाएंगे तो आपको कभी भी शिवलिंग के पास नहीं जाने दिया जाएगा। बहुत दूर से आपको दर्शन करने होंगे, और शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने का तो आपको अनुमति मिलेगी ही नहीं। आपका जल हो सकता है कोई पंडित जी पकड़ करके शिवलिंग पर चढ़ाए। लेकिन नागेश्वरम एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर आप जाकर के अच्छे से भगवान की सेवा कर सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, और आप एक सुख की अनुभूति भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको द्वारकाधीश में ही एक रुक्मणी जी का मंदिर मिलेगा, एंड इट इज अ वेरी स्पेशल मंदिर। बेसिकली रुक्मणी जी का मंदिर वहां पे इसलिए है क्योंकि एक बार रुक्मणी जी ने कृष्ण भगवान को कहा कि हमें किसी ऋषि की, मतलब ऋषि दुर्वासा जी की बेसिकली सेवा करनी है। तो उनकी सेवा करने के लिए एक बार जब उनको लेकर आ रहे थे अपने महल में, तो वहां पर ऋषि दुर्वासा जी पीछे टांगे में बैठे थे और टांगे को खींच रहे थे खुद कृष्ण भगवान, और अपना रुक्मणी जी दोनों खींच रहे थे उस टांगे को। खींचते खींचते बहुत गर्मी थी, उनको प्यास लगी रुक्मणी जी को। रुक्मणी जी ने पानी मांगा तो कृष्ण भगवान ने अपना पैर उठाया और वहां से थोड़ा सा पानी निकाल के दे दिया। लेकिन गलती ये हो गई कि ऋषि दुर्वासा जी से उन्होंने पानी नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ रुक्मणी जी को पानी दिया और आगे चल पड़े। दुर्वासा जी, जो कि बहुत ही गुस्से वाले ऋषि थे, उनको गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, और जिसके कारण उन्होंने श्राप दे दिया कि इस बेट द्वारका में तुम्हें कभी भी साफ पानी नहीं मिलेगा, मतलब कि फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा। यस दोस्तों, इस बेट द्वारका आइलैंड पे बिल्कुल भी कोई फ्रेश वाटर का अरेंजमेंट नहीं है। कोई फसल यहाँ पे नहीं उगाई जा सकती। आप देख सकते हो इधर भी द्वारका में आपको कोई फसल नहीं मिलेगी। बिल्कुल एक बैरन लैंड की तरह आपको मिलेगा सब कुछ, और कोई भी फ्रेश वाटर का सोर्स आपको नहीं मिलेगा। इट वॉज बिकॉज ऑफ द ऋषि दुर्वासा जीज श्राप, राइट। तो थोड़ा बहुत जो भी है वो एक अलग चीज है, लेकिन अदरवाइज यहाँ पर एक बहुत श्राप रोल प्ले करता है ऋषि दुर्वासा जी का। आगे बढ़ते हैं गाइस। उसके बाद नागेश्वरम की आप पिक्चर्स देख सकते हैं। ऐसा दिखता है ज्योतिर्लिंग का मंदिर, और ऐसा है वहां पे भोलेनाथ जी की मूर्ति बाहर लगी हुई है। बहुत ही विशाल मूर्ति है, मजा आ जाता है देख के। अंदर जाने के लिए एक रूल है गाइस कि आपको धोती पहनना पड़ता है, उसके बिना आप नहीं जा सकते। डोंट वरी, धोती वो आपको अवेलेबल करवाएंगे। चेंजिंग रूम भी देंगे, आप चेंज कर सकते हैं अपनी पैंट्स और जीन्स वगैरह को, और धोती पहनकर आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। दिस वॉज द फेरी लुक, यू कैन सी गाइस, ऐसे फेरी चलती है। और फेरी के पीछे आप पुल भी, अगर यहाँ पर नहीं है वैसे, ये रहा, ये आई हैव दैट फोटो। दिस वाज द पुल जो बन रहा है, जो कि अभी आधा अधूरा है। और दिस वाज द फेरी, जो पब्लिक फेरी है। 100-150 लोग इसमें बैठते हैं एक बारी में। बहुत मजा आता है गाइस, डू विजिट दिस प्लेस। नाउ आफ्टर completing all our things in Dwarka, Nageshwaram, and all these things, we started our journey from here on this road, crossing Porbandar, and we finally reached to the Somnath. सोमनाथ अगेन एक ज्योतिर्लिंग है। रोड का व्यू आप देख सकते हो, विंडमिल्स ही विंडमिल्स मिलेंगे आपको। आप यहाँ पर, या राइट, उसके बाद आगे चलते हैं। आई होप दिस इज वीडियो राइट, यू कैन सी कितना अच्छा व्यू मिलता है। साइड में ओशियंस हैं, रास्ते के साथ साथ विंडमिल्स लगे हुए हैं, एंड सो मेनी थिंग्स। इट वाज अमेजिंग। दिस वाज स्पॉट वेयर वी स्टॉप्ड, एंड इट वाज अ वेरी
ग्रेट बीच, अच्छा था, साफ था। बेसिकली हमने रुक के थोड़ी देर मस्ती करी, कुछ एक दो चार फोटोज हैं, आप देख सकते हैं। नहीं, फाइनली वी रीच टू द सोमनाथ। भव्य मंदिर, बहुत ही बड़ा मंदिर, बहुत ही बाहर लॉकर रूम्स आपको मिलेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइडेड है। वहां पर आपको सभी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह रखनी पड़ेंगी, कोई फोटोज वगैरह नहीं खींच सकते। ये फोटो भी भाई साहब एक नेट से उठाई गई है, क्योंकि फोटोज नहीं खींचने देते, अंदर जाने ही नहीं देते। तो लेकिन फिर से वही बात, ज्योतिर्लिंग है और बहुत दूर शिवलिंग भगवान रहते हैं, आपको बहुत दूर से दर्शन करने पड़ते हैं। एक अमेजिंग बात बता दूं आपको, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये मंदिर 12,000 साल पुराना है, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया। यही वो सोमनाथ मंदिर है जिस पर मोहम्मद गौरी ने 17 बार हमला किया और इसको लूटा, क्योंकि उस वक्त मंदिरों में बहुत ज्यादा कैश पर पैसे वगैरह रहते थे, क्योंकि सारा ट्रेडिंग सेंटर्स ही मंदिर हुआ करते थे बेसिकली। तो एनी हाउ वो सब कुछ हुआ, दैट वाज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद फाइनली इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया अगेन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, और आज ये मंदिर आपके सामने है। बहुत ही अच्छा व्यू है, आप जरूर यहाँ पर जाकर आए। सोमनाथ के बिल्कुल पास ही आपको एक और श्री राम भगवान जी का मंदिर मिलेगा, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, बैक साइड से कुछ ऐसा और फ्रंट से कुछ ऐसा। ये भी बहुत एक अच्छा मंदिर है। यहाँ पर एक सबसे स्पेशल बात क्या थी हमको, यहाँ पर एक 800 साल पुरानी भगवान सूर्य देव की एक मूर्ति मिली, जो कि गवर्नमेंट को एक्सकवेशन के दौरान मिली। कहा जाता है कि एंशियंट टाइम्स में हमारे पास यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध 12 सूर्य मंदिर थे, जिसमें से आज के वक्त हमारे पास सिर्फ 4 ही रह गए हैं, और बाकी बच्चों की हमें कभी कभी मूर्तियां इस तरीके से मिलती रहती हैं। और ये भगवान सूर्यदेव की बहुत ही पुरानी मूर्ति है, 800 साल से भी ज्यादा। आप देख सकते हो, ये उसी राम मंदिर के अंदर लगी हुई है। अगेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम सोमनाथ टू रीचिंग दीव। दीव वाज अ फन पॉइंट। यू कैन सी बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉइंट्स तो नहीं थे, लेकिन एक फोर्ट था जो कि उस वक्त की पोर्चुगीज की गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। पोर्चुगीज के यहाँ पे काफी सारे आपको सिंबल्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल एक नॉर्मल पॉइंट है। यू कैन सी दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ पोर्चुगीज का फोर्ट, जो कि दीव आइलैंड पे है। इकलौता फोर्ट ही है पूरे दीव आइलैंड पे, और ठीक ठाक फोर्ट है, आप देख सकते हो। मूविंग नेक्स्ट, यहाँ पर एक आपको खुकरी, आईएनएस खुकरी, एक जहाज डूब गया था, बहुत सारे हमारे देश के जवान शहीद हो गए थे, उनके लिए एक स्मारक बनाया गया है पूरे का पूरा। एक आईएनएस खुकरी का यहाँ पर एक आपको मिलेगा मॉडल मिलेगा, बहुत ही बड़ा मॉडल है, आप देख सकते हो। और एक अच्छा व्यू पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है, जवानों को याद करने के लिए, उनकी शहीदी को हमेशा अमर रखने के लिए, राइट। तो एक अच्छा पॉइंट था जो आपको विजिट करना ही चाहिए अगर आप दीव जा रहे हैं, राइट। मूविंग नेक्स्ट, ये उसी आईएनएस खुकरी वाली लोकेशन के ऊपर आपको इस तरीके से बग्गी में बिठा करके ले जाएंगे पूरे परिवार के साथ, और आप इस राइड को भी काफी इंजॉय करते हो, तो आप इस राइड को भी जरूर इंजॉय करें जब भी कभी आपका जाना हो। उसके बाद दीव के अंदर ही आपको एक गंगेश्वर टेम्पल मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अगेन इसकी बिल्डिंग कोई इतनी खास नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग ज्यादा है ही नहीं। इसकी मेन खास बात क्या है वो आपके सामने है। इस तरीके से आपको 5 शिवलिंग मिलेंगे। ये 5 शिवलिंग माना जाता है कि 5 पांडवों के द्वारा बनाए गए थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल और सहदेव। 5 शिवलिंग है। बेस्ट बात क्या है, समुद्र की आती हुई तेज तेज लहरें अपने आप इस शिवलिंग का अभिषेक करती हैं, निरंतर इनके ऊपर पानी चलता रहता है। बहुत 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 रिलीजियस और बहुत मजा आया इस पॉइंट पे जाके। आप जब भी कभी जाएं जरूर जाएं, इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस ना करें। अमेजिंग था। ओवरऑल दीव के अंदर जो स्पेशलिटी है वो है दीव के बीचेस, एंड दीव के बीचेस पर होने वाले वाटर स्पोर्ट्स। वाटर स्पोर्ट्स के बारे में आपको बता दूं, इस बीच पर, जिस बीच की आप अभी वीडियो देख रहे हैं, इसी बीच पर हमने वाटर स्पोर्ट्स करे थे, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, जिसके कारण थोड़े कम वाटर स्पोर्ट्स हो पाए थे। और उन वाटर स्पोर्ट्स के लिए मैं आपके लिए अलग से एक व्लॉग तैयार करूंगा, उसमें आपको सब बताऊंगा कैसे कैसे वाटर स्पोर्ट्स आप कर सकते हो वहां पे, और कैसे कैसे हमने किए। एक छोटी सी एडवाइस के साथ बंद करना चाहूंगा इस वीडियो को गाइस, कि अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स करने हैं दीव के अंदर जाके, तो प्लीज 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 2, ढाई, 3 बजे के आसपास पहुंच जाएं बीच पर, इससे ज्यादा लेट ना हो, अदरवाइज आपको वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, दीव जाने से पहले हमेशा अपने होटल्स की बुकिंग करके जाएं, क्योंकि वहां जाने के बाद आपको पता नहीं है कितना रश मिलेगा, होटल के अंदर रूम मिलेगा या भी या नहीं मिलेगा। हमको बहुत दिक्कत हुई थी, बट फाइनली वी गॉट द रूम, एंड इट वाज अ वेरी हैप्पी स्टे, वेरी हैप्पी टूर। आई होप यू ऑल विल लाइक आर दिस छोटा सा व्लॉग। आगे आगे चलेंगे और आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।